गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम कक्षा 10 के फ्रांसीसी क्रांति नामक चैप्टर का पार्ट 8 जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें छात्रों जो है इटली के एकीकरण का अध्ययन किया जाएगा। छात्रों चूंकि वीडियो के माध्यम से पूरे जो है कि एकीकरण या सिलेबस को कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जो अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो है अध्ययन किया जा सकता है। तो बात करें छात्रों सबसे पहले इटली के बारे में, तो इटली का एकीकरण से पहले जान लें कि इसकी जो राजधानी थी वह रोम थी। यह जो उस समय में राजनीति का केंद्र हुआ करता था रोम, और यह उस समय जो है पूर्ण रूप से आर्थिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यह बहुत जो है कि इसमें जो है योगदान था। और इस इटली के बारे में मेटरनिख ने, पहले तो इटली बहुत फेमस था, लेकिन फिर धीरे धीरे इटली की शक्ति कमजोर होती गई, जिसके बाद मेटरनिख ने ये बात कहा कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया है। इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया, मतलब ये इतना कमजोर हो गया है कि नाम मात्र के ज्यादातर हिस्सा पर इटली का मात्र एक नक्शा बचा हुआ है, और इसके अंदर पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। और 18 अगर हम इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा, दो पार्ट में इस एकीकरण को मुख्य रूप से इधर जो है अध्ययन किया जाएगा। 1815 से पहले का इटली, पहले तो 1815 से पहले का इटली यानी कि जब तक नेपोलियन था उस समय के जो है कि तब का जो है कि इटली के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो उस समय इटली 4 भागों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। एक था उत्तरी इटली, जिसमें जो है कि राजतंत्र स्थापित था। दूसरा था ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला इटली, और ये ऑस्ट्रिया के अंतर्गत यह इटली रहता था। और तीसरा है मध्य इटली, जो पोप के प्रभाव वाला कब्जा वाला इटली होता था। तो पोप का मतलब छात्रों, जिसका मतलब होगा हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, यानी जो कैथोलिक चर्च का मुखिया होता है या मेन पुजारी होता है, उसे पोप कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखता था। तो ये पोप के कब्जे वाला क्षेत्र जो है मध्य इटली के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी इटली जो कि एक राजतंत्र, दूसरा राजतंत्र था। उत्तरी में एक राजतंत्र अलग था दूसरे का, और यहाँ पर एक दूसरा कोई व्यक्ति राजतंत्र था, यानी यहाँ का राजा था। इस तरीके से वहां पर एकीकरण कराना पूर्ण रूप से संभव नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट थे। इसके लोगों की भाषा अलग अलग थी, कुछ लोगों के धर्म भी उसके अलग अलग थे, इस तरह से प्रजातियां भी उनकी अलग अलग थी, इसलिए उनको एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल था। तो ये जो है कि 1815 संबंधित है, और इसके लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, जिसमें 4 लोगों का मुख्य रूप से नाम आता है। जिसमें एक मेस्नी है, जिन्होंने जो है यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो है संगठन के माध्यम से जो है पूर्ण रूप से सहयोग किया। और गैरिबाल्डी ने भी सैनिक के बल पर जो है पूर्ण रूप से सहयोग किया। इसके सपोर्ट में राजा विक्टर इमैनुअल दिया है, और काबूल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इटली के एकीकरण में। तो इस तरीके से यह 4 लोगों का मुख्य रूप से बातें आती है। तो यह पूछा जाता है कौन लोग जो है इटली के एकीकरण से संबंधित है, कौन लोग एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो दूसरा ये 1815 से पहले का इटली की बात किया गया। अब 1815 के बाद की इटली की बात करें, जब नेपोलियन जो हार जाता है उस समय के बाद की बातें हैं। तो इटली में 1815 को इटली को विभिन्न खंडों में बांटा गया, उसको उसके बाद जो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। तो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया को मिला, तो कुछ जो है फ्रांस को मिला, कुछ सार्डिनिया, पिडवान और बीच का हिस्सा जो रहा है, जो उस समय पोप था, उसको दिया गया। तो इस तरीके से इटली जो है अलग अलग खंडों में बटी हुई थी। सबसे बात करें छात्रों, इटली जो है, इटली का एकीकरण का अर्थ होता है
जब अलग अलग भागों में कोई राज्य जो है बटा हो, उसको एक में मिला लें और मिलाने के बाद एक ही राजा या एक ही जो है कि प्रधानमंत्री या एक ही शासक का कब्जा हो, उसको एकीकरण कहा जाता है। तो अब बात करें छात्रों, इटली के एकीकरण में बाधक क्या क्या थे, क्या क्या परेशानी थी जिसके द्वारा इटली जो है एक नहीं हो पा रहा था। तो उसकी भौगोलिक स्थिति ये थी कि दक्षिण इटली में एक भाग बटा हुआ था, जिसमें पोप वाला बीच में बटा हुआ था और उत्तरी इटली एक तरफ था। इस तरह से कई पार्ट में इटली के टुकड़े थे। तो उसकी भौगोलिक जो स्थिति थी वो पूर्व से मिलाने के लायक नहीं थी और यहाँ पर लोग जो है इसको एक साथ नहीं मिला पा रहे थे। फिर पोप धार्मिक एकीकरण चाहता था। जो पोप है यह एकीकरण तो चाहता था, लेकिन धर्म के नाम पर एकीकरण चाहता था। यह चाहता था कि पूर्व से धर्म एक हो और एक ही धर्म के बदौलत जो है पूरे शासन प्रशासन को देखा जाए। तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर ज्यादा से कई प्रकार के धर्म के लोग रहते थे, इसलिए इनकी बातें जो पूर्व से नहीं मानी जाती थी और ये पोप की बात को बिल्कुल जो है मानना जो है मुश्किल हो गया। कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे वाला था, कुछ फ्रांस का हिस्सा था। तो इस तरीके से तीसरा जो है रुकावट ये थे कि कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया था इटली का, कुछ फ्रांस ने हिस्सा कब्जा किया था। तो इस तरह से अलग अलग वहां के लोग थे जो उसको बांट लिए थे। तो ये सब जो है भी जो पूर्व से ये इटली के एकीकरण में बाधक जो है थे। और एकीकरण में सहायक भी कुछ थे, कुछ तो बाधक थे, कुछ सहायक चीजें भी थी जो चाहती थी कि इटली जो है एक हो जाए। जैसे राष्ट्रवादी भावना का विकास, फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास जब होता है तो ऐसे में ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ज्यादा से राष्ट्रवादी भावना का विकास की वजह से पूर्ण से जो है इटली का एकीकरण कराने का प्रयास किया जाता है। और लोग बहुत सक्रिय हो गए। इसके पहले जो है कि लोगों को बताया, उस समय के इतिहासकार थे, कलाकार थे और उस समय के नाटककार, सांस्कृतिक लेखक जितने लोग रहे हैं उन लोगों ने इटली के इतिहास को बताया कि ये बहुत अच्छा इसका इतिहास रहा है। आज के समय का जो इतिहास है, आज के समय की जो चीजें हैं वो पहले के इतिहास से बिल्कुल अलग है। इस तरह से लोग बहुत सक्रिय हो गए, जानकार हो गए और जो है कि पूर्ण से यह लोग जो है कि इसको मानने के लिए जो है कि तैयार हो गए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है चाहते थे कि इटली जो है का एकीकरण हो। फिर गुप्त संगठन भी बना लिया गया। कार्बोनारी नामक जो है संगठन बनाया गया, जो उस समय का एक गुप्त संगठन था जो एकीकरण को ज्यादातर चाहता था। अब बात करें इटली के एकीकरण के नायक कौन कौन माने जाते हैं, तो मेज़िनी भी बोला जाता है। यह एकीकरण का मसीहा माना जाता है इसको। यह जो है कि राष्ट्रतंत्र को नहीं चाहता था, यह चाहता था कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार रहे, इसमें राजतंत्र न रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार न हो। इस तरह से तमाम चीजें जो है वो चाहता था, जिसका जन्म जो 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, जो सार्डिनिया नामक स्थान पर है। यानी जेनेवा में सार्डिनिया नामक स्थान है, वहां पर इसका जन्म माना जाता है। फिर बात करें छात्रों, यह जो है कि जो ये मेज़िनी था, यह एक विद्रोह होता है, नेपल्स शहर में विद्रोह हुआ जो 1821 में होता है नेपल्स में। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां मारे जाते हैं, ज्यादा लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और ज्यादा अत्याचार होते हैं। ऐसे जो है मेज़िनी उस अत्याचार को देखता है तो यह बहुत दुखी होता है और कहता है कि जो इटली है यह रहने के लायक अब नहीं रह गया है। और उसी समय से यह मेज़िनी जो है काला कपड़ा पहनता है और यह जो है पूर्ण से एकीकरण के लिए तैयार रहता है कि हमेशा जो है यह तैयारी करता रहे। और फिर उसके बाद मेज़िनी जो है 1830-31 में जो है कि यह जो है यहाँ से भाग जाता है। इसको सरकार जो है जब ये इसमें पूर्ण से इसका जो है उसको जो है कि युद्ध में शामिल होता है तो उस समय जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनता इनके नजर में चढ़ जाता है। ये नेपल्स के युद्ध में जा रहा इंटरेस्ट लेता है, जनता की नजर में चढ़ जाता है, उससे सरकार को भी पता चलता है। ऐसे में से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर वह जब छूटता है तो यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834 में जो है संगठन का जो है पूर्ण से निर्माण करता है। इस तरीके से छात्रों यह जो है कि ये नेपल्स के ये यंग
पूर्ण रूप से मेसनी का योगदान रहा। कार्ड काबुल जो 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ये भी जो है कहते थे कि कभी भी एकीकरण जो है हाथ से संभव नहीं हो सकता है, बिना हथियार के, बिना सैनिक के एकीकरण कराना मुश्किल है। तो ऐसे में एकीकरण अगर कराना भी है तो हम जो है कि पूर्ण रूप से एकीकरण उस समय करा सकते हैं जब हमारे पास सैनिक हो। जब सैनिक नहीं है तो दूसरे सैनिक का सहारा लेना पड़ेगा। 1850 में सार्डिनिया का नया राजा बना, जिसको विक्टर इमोनियम कहा जाता है। उस समय गैरिबाल्डी जो था, इसको इसने सपोर्ट किया, ये सार्डिनिया का राजा। 1807 में नीस शहर में जो है गैरिबाल्डी का जन्म होता है। और इस तरीके से एकीकरण जो है करने के लिए एकीकरण तलवार इसको कहा जाता है, एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इस तरीके से मेजिनी का समर्थक था, लेकिन मेजिनी के सिस्टम से यह पूर्ण रूप से खुश नहीं था छात्रों। उसके बाद जो है यह जो गैरिबाल्डी के ये राजा एमेनुएल के संपर्क में, इसके सपोर्ट से यह पूर्ण रूप से जो है इटली के एकीकरण में सहयोग किया। आज का वीडियो बस यही था, बाकी सब बाद में। गुड बाय।